फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्या एफटी क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल द मौर्या एफटी क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि यदि कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग आप बेच रहे हैं या बेचने की प्लानिंग बना रहे हैं, उस पर यदि आपको कोई प्रॉफिट होता है या कैपिटल गेन होता है, जिसको मैं इस वीडियो में आगे क्लियर करूंगा, तो उस पर किस तरीके से टैक्स आपका बनेगा और वो टैक्स बनेगा तो कैसे आप टैक्स को सेव करेंगे, इन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को सेल कब करता है, उसके 4 कारण हो सकते हैं। पहला है कि यदि आप किसी सिटी में जॉब कर रहे हैं, आपका जॉब प्रोफाइल बहुत बड़ा है, आपको अच्छी सैलरी पैकेज मिल रही है और आपने वहाँ पे कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लिया है, कोई फ्लैट खरीद लिया है या फिर कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पहले से है और आप जॉब कर रहे थे लेकिन आपका जॉब किसी दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र हो गया, तो आप जॉब को यहाँ से स्विच करके दूसरे सिटी में जा रहे हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं और करके नए जगह में आप प्रॉपर्टी लेते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि यदि कोई पर्सन किसी सिटी में जॉब करते हुए उसकी पूरी लाइफ बीत जाती है, अब वो क्या है कि रिटायर हो गया, तो अब जिस घर में वो रह रहा था वहाँ से वो बेच करके किसी दूसरे जगह में जाकर के शिफ्ट होना चाहता है तो वो बेच सकता है। थर्ड ये हो सकता है कि आपका मन किसी दूसरे शहर में लग नहीं रहा है, आप किसी नए शहर में जाना चाहते हो तो आप प्रॉपर्टी बेच सकते हो। चौथा कैटेगरी का पर्सन ये रीज़न हो सकता है कि कोई पर्सन जो है प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया है, अब उसको कोई नया अपॉर्चुनिटी दिख गया इन्वेस्टमेंट का, कोई नई प्रॉपर्टी दिख गई, तो वो अपना पुराना वाला प्रॉपर्टी सोचता है बेच करके नए प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करता है। सो दोस्तों, इन तमाम बातों में जो एक पर्सन होता है, जो एक इन्वेस्टर होता है, उसकी नज़र जो होती है वो 3 चीज़ों पे लगी रहती है। पहला, जब वो कोई नया बिल्डिंग खरीदता है, मतलब उसके पास कोई बिल्डिंग है नहीं रहने के लिए और वो नई बिल्डिंग में इन्वेस्ट करता है, तो उसका नज़र होता है कि कितने का पड़ेगा ये बिल्डिंग। दूसरा ये है कि जब वो उस बिल्डिंग को बेचने जाता है तब वो ये देखता है कि कितने की बिल्डिंग बिकेगी। और तीसरा जो होता है कि जब उस बिल्डिंग को बेच करके वो नई बिल्डिंग खरीदने जा रहा है तो वो नई बिल्डिंग उसको कितने की मिलेगी। इन सारे प्रोसेस में 3 चीज़ें इस पर ध्यान उसकी रहती है। लेकिन भाई, जो पुराना वाला बिल्डिंग आपने बेचा है और बेचने के बाद उसमें जो प्रॉफिट आपको हुआ उस पर टैक्स भी तो आपको ध्यान देना है। तो उस जो प्रॉफिट हुई है उस पर टैक्स आपको किस तरीके से बचाना है, इसकी प्लानिंग भी आपको करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो मैं समझता हूँ कि आपकी मदद करेगा कि किस तरीके से आप जो भी प्रॉफिट हुआ है बिल्डिंग को बेचने पे, उस पर किस तरीके से आप टैक्स को बचा सकते हैं। शायद ये आपकी हेल्प करेगा। सो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और इस वीडियो को समझते हैं। बिल्डिंग बेचने वाले हर एक पर्सन के माइंड में एक सवाल होता है कि यदि बिल्डिंग को मैं बेचूंगा और उस पर यदि कैपिटल गेन हो जाएगा या प्रॉफिट हो जाएगा और उस पर गवर्नमेंट यदि टैक्स लगाएगी तो मैं किस तरीके से टैक्स को सेव करूं, मुझे कितना छूट मिलेगा, ये सारे सवाल उसके मन में आते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि यदि आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग के सेल पे कैपिटल गेन हुआ है तो आप कैपिटल गेन टैक्स किस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को मैं आगे कवर करूंगा इसी वीडियो में। कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी हैं, टर्म्स हैं जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। तो इसमें पहला टर्म है नेचर ऑफ इनकम। उसके जो इनकम यहाँ पे टैक्सेबल हो रहा है उसका नेचर क्या है, तो उसका नेचर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि जो गेन आपको हो रहा है वो लॉन्ग टर्म नेचर का होना चाहिए, तभी उस पर ये टैक्स लगेगा। सेकेंड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, तो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल करने पे जो गेन होता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होल्ड फॉर 24 मंथ्स और मोर। ये जो कैपिटल एसेट है ना, ये केवल रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही नहीं हो सकता है, इसमें लैंड भी हो सकता है, इसमें ज्वेलरी हो सकती है, शेयर्स हो सकता है, बहुत सारे एसेट्स कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो यदि आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग को 24 महीना उससे ज़्यादा होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म माना जाता है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाता है। और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को जब आप सेल करते हैं उस पर जो गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को निकालने का क्या फार्मूला आपको यूज़ करना है,
जो बिल्डिंग आप सेल कर रहे हैं उसकी सेल प्राइस आपको ले लेनी है। उसमें से जिस ईयर में आपने परचेस किया है उस बिल्डिंग को, और उस बिल्डिंग को परचेस करने के बाद जितना भी आपने उसके रिपेयर, मेंटेनेंस या इम्प्रूवमेंट पे खर्चा किया है उस कॉस्ट को उठाना है। उठाने के बाद उसकी इंडेक्सेशन करनी है। इंडेक्सेशन करने के लिए एक स्केल दिया होता है, उसी स्केल के आधार पे इंडेक्सेशन किया जाता है। ये इंडेक्सेशन जो बेनिफिट होती है ना, इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी कॉस्ट जो बिल्डिंग की वो बढ़ सके और आपका कैपिटल गेन कम हो सके। तो गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट प्रोवाइड कराती है और ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे ही मिलता है। इसके बाद आपको जो भी सेल करते समय, जैसे लॉयर के कुछ चार्जेस हो सकते हैं, कुछ पेपर्स वगैरह आपने तैयार कराए हैं, कुछ ट्रैवलिंग के जो भी है, उस बिल्डिंग को सेल करने में जो भी खर्चे हुए हैं उसको भी आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। उसके बाद माइनस जब आप करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल जाता है। इसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। दोस्तों आगे एग्जांपल देखते हैं कि एक बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो कि 25 अक्टूबर 2022 को सेल हो रहा है। उसकी सेल वैल्यू 20 लाख रुपए है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेस किया गया था 2019 में 22 दिसंबर को। उसकी इंडेक्सेशन हमने करी तो यहाँ पे 10 लाख रुपए इसकी इंडेक्सेशन वैल्यू आई। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अब इस बिल्डिंग को हमने कुछ इम्प्रूवमेंट कराया, उसकी इंडेक्सेशन हमने की 2 लाख रुपए आया। कुछ एक्सपेंसेस हमने किए ट्रांसफर करते समय, सेल करते समय, उस पर 50,000 रुपये खर्चा आया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट यहाँ पे क्या माना जाएगा? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट जिस डेट को आप सेल कर रहे हैं और जिस डेट को आपने परचेस किए हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पीरियड हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 34 मंथ्स हमारा होल्डिंग पीरियड निकल के आ रहा है। तो हमने यहाँ देखा कि यदि आप 24 मंथ या उससे ज़्यादा यदि होल्ड करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाता है। तो इस केस में 34 मंथ्स हमने बिल्डिंग को होल्ड किया, उसके बाद हमने बेचा, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? तो इस 20 लाख रुपए में से हम ये जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ये जो ट्रांसफर के एक्सपेंसेस है, ये हम माइनस कर देंगे। तो 7,50,000 हमारा क्या आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। इसी गेन को लेकर के बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं, बहुत सारे लोग इसमें से चोरी करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस पे टैक्स बचाया जाए, किस तरीके से इससे छुटकारा पाया जाए। सो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस हर एक के मन में आता है, आई वांट टू सेव टैक्स ऑन दिस अमाउंट, सो प्लीज़ हेल्प मी। तो ये वीडियो आपकी हेल्प करने जा रही है। अब क्या है कि अब आपको यदि टैक्स बचाना है तो आपको एक नया बिल्डिंग परचेस करना पड़ेगा या एक नई बिल्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन करवानी पड़ेगी। तो अब आप लेट सपोज कि आप एक नई बिल्डिंग क्या करने जा रहे हैं? परचेस करने जा रहे हैं, और वो बिल्डिंग आपने 31 जनवरी 2024 को आपने खरीदी है 15 लाख रुपए की या फिर 6.5 लाख रुपए की। वैसे 6.5 लाख रुपए की कोई बिल्डिंग मिलेगी नहीं, लेकिन चूंकि मुझे एग्जाम्पल से आपको समझाना है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 अमाउंट ले रखा है। तो 15 लाख और दूसरा है 6.5 लाख रुपया। अब हम देखेंगे कि आपको यदि कैपिटल गेन से टैक्स से बचना है तो आपको क्या क्या नियम फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको कैपिटल गेन टैक्स से सेविंग मिलेगी, छूट मिलेगी। सो कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 2 तरीके से सेव हो सकता है, 2 तरीके से बचाया जा सकता है। तो ये एग्जेम्पशन जो आपको मिलेगी, जो छूट मिलेगी, जो सेविंग मिलेगी, 2 सेक्शन में आपको मिलेगी, और इन दोनों सेक्शन के अलग अलग कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप फॉलो करेंगे तभी आपको छूट मिलेगा, तभी आप कैपिटल गेन पे टैक्स बचा सकते हैं, अदरवाइज नहीं बचा सकते हैं। सो दोस्तों 1 बाय 1 करके हम सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 54 ऐप में कौन छूट ले सकता है, एलिजिबल पर्सन कौन है? तो इसमें इंडिविजुअल या एचयूएफ ले सकता है। पहला कंडीशन उसको फुलफिल करना पड़ेगा कि उसको एक रेजिडेंशियल हाउस उसके पास होना चाहिए, और वो रेजिडेंशियल हाउस लॉन्ग टर्म नेचर का होना चाहिए। तीसरा है कि इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी टैक्स्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड। यदि वो इस रेजिडेंशियल हाउस को किराए पे दे रखा है तो वो उस किराया जो है हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसका टैक्सेबल होना चाहिए, बिजनेस की कैटेगरी में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। चौथा कंडीशन है कि यदि कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपया से ज़्यादा हुआ है, यानी इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग को यदि उसने बेचा
और उस पर कैपिटल गेन उसको 2 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो उसको किस तरीके से छूट मिलेगी, किस तरीके से वो टैक्स बचाएगा। तो इसमें देखिए 2 तरीके से वो छूट अपना ले सकता है। पहला है वन हाउस शुड बी बॉट 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे सेल की डेट 25 अक्टूबर 2022 थी। तो इस 25 अक्टूबर 2022 जो सेल का डेट है उसके 1 साल के पहले या 2 साल बाद, ठीक है, एक नया हाउस यदि वो खरीदता है तो उसको छूट मिलेगा, वो अपने कैपिटल गेन पे टैक्स बचा सकता है। और बी पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टेड विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, यानी 25 अक्टूबर 2022 से लेकर के 3 साल के अंदर यदि वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करा लेता है तो भी ये जो कैपिटल गेन हुआ है उस पे उसको छूट मिल जाएगा, वो अपना टैक्स बचा सकता है। 5वां कंडीशन है कि यदि कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम है तो उसको क्या करना पड़ेगा कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए। तो पहला जो है उसे ये करना पड़ेगा कि उसको 2 हाउसेस शुड बी बॉट इन इंडिया, यानी कि वो 2 हाउस इंडिया में खरीद सकता है इस डेट से 1 साल पहले या इस डेट से 2 साल के अंदर, 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। तो ये सेल की डेट आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। इस डेट से 1 साल के अंदर यदि आप 2 घर खरीद लेते हैं तो आपको इस कैपिटल गेन पे छूट मिल सकता है, और यदि इस डेट से 2 साल के अंदर भी खरीद लेते हैं तो भी आपको छूट मिल सकता है। और यदि आपने घर नहीं खरीदा, आप जो है कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो उस केस में भी आपको 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करा लेनी है, किस डेट से, 25 अक्टूबर 2022 के डेट से। लेकिन यदि आपने ये वाला कंडीशन यदि फुलफिल कर रहे हैं, कैपिटल गेन आपका 2 करोड़ है, 2 करोड़ से कम है, तो आप 2 घर यदि आपने खरीदा है या कंस्ट्रक्शन कराया है तो इसकी जो छूट है, जो इसका क्लेम है, सिर्फ और सिर्फ आप एक ही बार लाइफ टाइम में ले सकते हैं, उसके बाद आपको छूट नहीं मिलेगी। यानी कि ऐसे लोग जो कि घर खरीदते हैं, बेचते हैं, छूट लेते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, छूट लेते रहते हैं, तो उनको इस प्रकार की सुविधा नहीं मिलने वाली है। एक ही बार आप एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकते हैं, तो आपको इस नियम को ध्यान रखने की आवश्यकता है। सो दोस्तों, सपोज कि आपने सारा कंडीशंस फुलफिल किया तो आपको छूट कितनी मिलेगी। यहाँ तो हम बात कर लिए कि छूट तो मिलेगी, हमने कंडीशंस भी देख लिया कितना छूट मिलेगा। तो एग्जेम्पशन लिमिट सेक्शन 54 में बताई गई है कि यदि आपका कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, यानी यहाँ पे जो हम बताए हैं कि कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस यदि 15 लाख रुपए है, तो उस केस में आप सोच रहे होंगे कि यार कितना कैपिटल गेन टैक्स बचेगा। तो कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस आपका 15, यदि कैपिटल गेन से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा। तो कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस मेरा 15 लाख रुपए है, जो कैपिटल गेन हमारा आया है वो कितना आया था, 7.5 लाख रुपए। तो आपका कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस क्या हो गया, कैपिटल गेन से ज़्यादा हो गया, तो उस केस में आपका होल कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यानी 7.5 लाख रुपए आपका पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आपको यदि पूरा कैपिटल गेन बचाना है टैक्स से, तो आप जो घर खरीद रहे हैं उसको आप ज़्यादा दाम पे खरीदिए, तभी आपका टैक्स बचेगा। यदि कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस कैपिटल गेन से कम है, यानी यहाँ पर जो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा था 6.5 लाख रुपए, ये 6.5 लाख रुपए आपका ये जो कैपिटल गेन है इससे कम है कि नहीं है, तो कम है ना। तो इस केस में क्या होगा, यदि कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस कैपिटल गेन से कम है तो आपका कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस ही केवल उतना ही अमाउंट पे एग्जेम्पशन मिलेगा, यानी कि 6.5 लाख रुपए जो आपका नए हाउस का खर्चा हुआ है बस यही आपका एग्जेम्प्ट होगा। बाकी जो रिमेनिंग कैपिटल गेन होगा 1 लाख रुपए, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, इसी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, टैक्स का रेट क्या होगा, तो टैक्स का रेट होगा @ 20%। कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स होता है वो 20% लगता है। तो 20,000 रुपये आपका टैक्स बनेगा, बाकी एजुकेशन सेस वगैरह जो होगा वो सब जुड़ जाएगा। तो आपको 1 लाख रुपए पे टैक्स पे करना होगा। तो इसलिए यदि आप नया घर कम में खरीद रहे हैं, कैपिटल गेन से कम में खरीद रहे हैं, तो आपको बस इसी पे छूट मिलेगा, बाकी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और आपने ये घर खरीद लिया और आपने गलती से भी यदि इस घर को 3 साल के अंदर यदि आपने बेचा ना,
जैसे मान लीजिए कि आपने 31 जनवरी 2024 को आपने जो घर खरीदा था 31 जनवरी 2024 को, यदि उस घर को आप 3 साल के अंदर यदि बेच दिए तो ये जो एग्जेम्पशन आप उठा रहे हैं ना, ये एग्जेम्पशन लैप्स हो जाएगा, इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो अब एग्जेम्पशन लिमिट क्या होगी ये हमने देख लिया। सेक्शन 54 में जो एग्जेम्पशन लिमिट है ये हमने समझ लिया। अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि सर अब मान लीजिए कि यदि मैं नया घर नहीं खरीदता हूँ या नया घर कंस्ट्रक्ट नहीं कराता हूँ तो मैं कैसे अपना कैपिटल गेन बचा सकता हूँ। कैपिटल गेन पे जो टैक्स मेरा आ रहा है रेजिडेंशियल हाउस को बेचने पे, उसका टैक्स कैसे मैं बचा सकता हूँ। तो उसके लिए सेक्शन 54F लाया गया। तो सेक्शन 54F को कौन पर्सन क्लेम कर सकता है, तो इसमें एलिजिबल पर्सन है कोई भी पर्सन सेक्शन 54F में कैपिटल गेन टैक्स बचा सकता है। उसमें भी कुछ नियम है जो फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला कंडीशन है कि इसमें जो प्रॉपर्टी जो एसेट्स है जो कवर अप हो रहा है वो हो रहा है लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ठीक है। इसमें आप लैंड भी बेचेंगे तो भी आपको छूट मिलेगा, बिल्डिंग बेचेंगे तो भी छूट मिलेगा, या दोनों बेच रहे हैं तो भी आपको छूट मिलेगा। और ये जो लैंड और बिल्डिंग होना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होना चाहिए, यानी कि 24 महीना उससे ज़्यादा आप होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगा। और कैपिटल गेन शुड बी इन्वेस्टेड विद इन 6 months इन स्पेसिफाइड असेट। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को सेल करने पे जो आपको कैपिटल गेन हुआ है ना, और आप ये कैपिटल गेन पे जो टैक्स बन रहा है उस पर यदि आप सेक्शन 54F में छूट लेना चाहते हैं तो आपको इस कैपिटल गेन को 6 महीने के अंदर, यानी जिस दिन आप बेच रहे हैं उसके 6 महीना के अंदर, हम बेच रहे हैं 25 अक्टूबर 2022 को, तो इसके 6 महीना के अंदर क्या करना होगा, इस पैसे को, इस कैपिटल गेन को स्पेसिफाइड असेट में इन्वेस्ट करना होगा, तभी सेक्शन 54F में आपको छूट मिलेगी। चौथा कंडीशन है स्पेसिफाइड असेट क्या होगा। अब कौन से एसेट में आपको इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है कि ये पैसा ले जा करके कैपिटल गेन वाला आपको बैंक में किसी फिक्स डिपॉजिट में, किसी शेयर्स में, डिवेंचर्स में डालना है, नहीं। स्पेसिफाइड असेट में बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या एनी अदर, यानी कि ये दोनों इंस्टीट्यूशंस के जो बॉन्ड्स हैं उसमें यदि आप कैपिटल गेन का पैसा जमा कराते हैं 6 महीने के अंदर तो आपको सेक्शन 54F में छूट मिलेगा। स्पेसिफाइड असेट मतलब NHI और RECL का बॉन्ड आपने खरीद लिया, तो इस बॉन्ड को आपने खरीदा हुआ है तो इसको आपको 5 साल तक होल्ड करना है। 5वां कंडीशन यही है कि आपको 5 साल तक इस बॉन्ड को होल्ड करना है, विच मीन्स कि आपको कोई भी एक्टिविटी जैसे कि ट्रांसफ़र हो गया, कन्वर्ट हो गया, लोन ले लेना इस बॉन्ड के ऊपर, या कोई एडवांस कर देना, ये सब एक्टिविटी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी 5 साल के अंदर, ठीक है। आप समझ गए कि 5 साल के अंदर आप यदि जाते हैं और इस बॉन्ड को भुना लेते हैं बैंक से जा करके, आप इसको रिडीम कर देते हैं या इसको कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस पे लोन लेने की कोशिश करें, तो आपको सेक्शन 54F का एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला है। अब आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना है इस बॉन्ड पे, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सेक्शन 54F में, यदि आपको कैपिटल गेन पे यदि छूट चाहिए तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम करना होगा, तो उसका लिमिट है 50 लाख रुपए, यानी कि आपको 50 लाख से ज़्यादा आप यदि आप बॉन्ड खरीद लेते हैं, आपको जो कैपिटल गेन हुआ है वो 50 लाख से ज़्यादा यदि आपने बॉन्ड खरीद लिया तो आपको 50 लाख तक तो आपको छूट मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर वाला जो अमाउंट होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल गेन का है वो 50 लाख रुपए। 6वां कंडीशन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 54F का भी सारा कंडीशंस आपने फुलफिल कर लिया, तो भाई अब आपको क्या एग्जेम्पशन मिलेगा इसको भी हम देख लेते हैं। तो एग्जेम्पशन लिमिट है सेक्शन 54F का कि जो कैपिटल गेन आपको हुआ, यानी कि कैपिटल गेन हमारा 7.5 लाख रुपए था, और जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में, इन दोनों में से जो कम होगा उस पे वो क्या हो जाएगा, आपको सेक्शन 54F में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो आपको ये लिमिट याद रखनी है कि जो मेरे कैपिटल गेन बिल्डिंग को बेचने पे कैपिटल गेन हुआ और जो आप स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों में से जो कम होगा
वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी पे टैक्स लगेगा। अब इसमें भी ध्यान देना है कि आपने एग्जेम्पशन तो क्लेम कर लिया, अब आपने क्या किया, ये जो बॉन्ड्स हैं NHI और RECL का, इस बॉन्ड को यदि आपने गलती से भी ट्रांसफ़र कर दिया, यानी रिडीम कर दिया, रिडीम करके आप पैसा ले लिए, या आप किसी दूसरे एसेट में कन्वर्ट करा दिए, या आप उस बॉन्ड को गिरवी रख करके आपने लोन ले लिया, 5 साल के अंदर यदि आप ऐसा करते हैं तो ये जो एग्जेम्पशन आपको मिला है वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, यानी उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा उस ईयर में जिस ईयर में आप ये सब एक्टिविटी करेंगे। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो सेक्शन है, जो कंडीशन है कैपिटल गेन टैक्स को सेव करने का, उस पर एग्जेम्पशन पाने का, क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सबका ये प्यार है कि हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इसी तरीके से हमारा मनोबल बढ़ाएं। हमारे चैनल द मौर्या एफडी क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ाते रहें। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करना करिएगा और करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।